अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे साल 2026 के बिजनेस रिटर्न की। एफबीआर ने इस बार आयरस पोर्टल पर काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से पुरानी फाइलिंग के मुकाबले इस दफ़ा का रिटर्न फॉर्म और डैशबोर्ड बिल्कुल बदल चुका है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपनी रिटर्न बिना किसी गलती के और बिना किसी कंसल्टेंट की बड़ी फ़ी के खुद फाइल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक मुकम्मल मैनुअल का काम करेगी। हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सिखाएंगे। सबसे पहले आपने एफबीआर के आयरस पोर्टल पर अपना सीएनआईसी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको डैशबोर्ड पर टैक्स ईयर 26 का टैब मिलेगा। इस पर क्लिक करें और अपना मुतलका टैक्स ईयर इंटर करके प्रोसीड कर दें। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो नए पोर्टल पर अक्सर यूज़र को एक सिक्योरिटी ब्लॉक या वार्निंग का सामना करना पड़ेगा, जिसमें लिखा होता है कि आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं है। पहले इसे कंप्लीट करें। जब तक आप इस प्रोफाइल को वैलिडेशन को क्लियर नहीं करेंगे, सिस्टम आपका रिटर्न फॉर्म ओपन नहीं करेगा। इसको रिजॉल्व करने का तरीका नहायत ही आसान है। आपने स्क्रीन पर मौजूद अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाना है। एफबीआर अब हर टैक्स पेयर की बिजनेस क्लासिफिकेशन और डिटेल को री-वेरीफाई कर रहा है। यहाँ आपने चेक करना है कि क्या आपका बिजनेस एड्रेस, एक्टिव बैंक अकाउंट या प्रिंसिपल एक्टिविटी कंप्लीट दर्ज है या नहीं। आप देख रहे हैं, पहले पहले टैब में प्रोफाइल डिटेल है, सेकंड में इनकम सोर्स आपने बताना है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखें बिज़नेस पे ऑलरेडी क्लिक है। फिर आपने क्या करना है, आपने आना है बिज़नेस के टैब के ऊपर, बिज़नेस भी है। फिर एड्रेस पे आना है, देखें एड्रेस फाइंड नहीं है। तो क्या करना है, आपने यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। इधर आके आपने सारा एड्रेस मेंशन कर देना है। जहाँ पे स्टैटिक है रेड कलर का, आपने वो सारे फिलअप करने हैं। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद क्या करना है, आपने वेरीफाई एंड चेंज इसको, ठीक है। इधर जगह पे क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऊपर, इस जगह पे आपने पिन डालनी है 4 डिजिट की और इसे वेरीफाई कर देना है, ठीक है जी। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपने क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर आना है दोबारा से। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आपसे सोर्स ऑफ इनकम का पूछेंगे। तो हम अपनी बिज़नेस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हम बिज़नेस की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्यों सिलेक्ट हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट था, उसमें जो हमें प्रॉफिट मिला है, उस प्रॉफिट की बिना के ऊपर ये ऑटो सेलेक्ट हुआ है। और जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट सामने आपको नज़र आ रही होगी, प्रॉफिट ऑन डेट्स, डिविडेंड इनकम। इससे जो भी रिलेट इनकम होगी इसको ऑटो सेलेक्ट कर लेगा इसको। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है तो उस टैब को भी आप सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा, हैव यू स्टे मोर देन 183 डेज इन पाकिस्तान। अगर आप 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में रहे हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। तो हम येस पे क्लिक कर देते हैं और स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये जो है आपका बिज़नेस रिटर्न फॉर्म ओपन हो चुका है। और आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे आपको ये टैब नज़र आ रहे होंगे, ये बिज़नेस का टैब है, ये अदर सोर्स का टैब है। मसलन जैसे बैंक प्रॉफिट वगैरह है, अगर आपका अदर सोर्स इनकम नहीं होती तो ये वाला टैब पे हम क्लिक ही ना करते। उसके बाद टैक्स चार्जेबल है और फोर्थ जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बिज़नेस के टैब के ऊपर। हम बिज़नेस के ऊपर क्लिक करेंगे। बिज़नेस के टैब पे क्लिक करने के बाद हमने आना है ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, देखें कि अगर आपकी कोई मोबाइल शॉप से 30 जून 2025 के अंदर जो आपके पास मोबाइल रिमेनिंग थे, जो सेल नहीं हुए थे, वो आपका 2025 का एंडिंग स्टॉक था और 2026 का वही स्टॉक आपका ओपनिंग होगा। जो आपने पिछले साल एंडिंग में दिखाया था वो टैक्स ईयर 26 के अंदर आप ओपनिंग में दिखाएंगे। उसके बाद नीचे क्या है जी, नेट परचेजेस हैं। नेट परचेजेस से क्या मुराद है, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपने माल ख़रीदा है, यानी कि जो उसकी परचेज़ वैल्यू है, वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक जो भी आपने बाइंग की है उसकी अमाउंट आपने यहाँ लिख लेनी है।
ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखने के बाद इसको आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास टोटल अवेलेबल जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास माल है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, 30 जून 2026 के अंदर जो आपके पास एंडिंग स्टॉक बचा है वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देना है कि ये स्टॉक जो है 30 जून 2026 तक आपकी शॉप पे पड़ा हुआ है या आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने अपने ये जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे फ्रेट आउट है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्हें जो माल ख़रीदा उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन लगी है उसकी वैल्यू यहाँ आएगी। ब्रोकेज के हैं पैसे हैं, यहाँ किसी को कमीशन दिया उसके हैं, यहाँ जो माल बेचा है उस पर कोई डिस्काउंट दिया है, तो वो सारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ मेंशन कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम 25,000 रुपये दिए हैं, सो कैलकुलेट कर लें। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस लिखने हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे कारोबार को यानी कि मटेरियल को बेचने या बनाने के लिए एक्सपेंस हुआ है। देखिए दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है FOH और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। FOH फैक्ट्री ओवरहेड होता है, या कोई भी आप शॉप है उस पर जो भी आपने बंदे वगैरह रखे हुए हैं उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ मेंशन होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई हेड ऑफिस वगैरह है या ऑफिस बना हुआ है उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर इस जगह पे मेंशन किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी शॉप वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं या कोई गोडाउन वाले एक्सपेंसेस हैं या कोई फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमने यहाँ मेंशन करने हैं। जो आपके पास एक्सपेंसेस हुए होंगे उसकी डिटेल बनी होगी तो आपने यहाँ आके मेंशन करना शुरू कर देना है। और आपके कोई जो मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देना है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को फिर इसको आप कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा डेप्सिएशन, अगर आपने कोई फ़िक्स एसेट ख़रीदा हुआ है, फ़र्ज़ करें इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपने कोई व्हीकल ख़रीदी है और व्हीकल के ऊपर अगर वो 60 लाख की है तो सालाना उसके ऊपर वो डेप्सिएट होती है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ रेट होते हैं, 10%, 15%, 20%, जो भी यानी कि अकाउंटिंग ईयर पे आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उसी की बेसिस के ऊपर डेप्सिएट होता है। अगर 60 करें कि 60 लाख की थी, अगले साल वो यानी कि 55 लाख रुपए की होगी, फिर अगले अगले साल 50 की होगी, इसका जो डेप्सिएट होगा अमाउंट वो इस जगह पे आएगा। अकाउंटिंग डेप्सिएशन को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, मेरे पुराने लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके फिर आपने ग्रॉस रेवेन्यू लिखना है कि पूरे साल के अंदर आपने कितने का माल बेचा है। कैलकुलेट कर लें इसे। पूरे साल के अंदर हमने माल बेचा है 95 लाख रुपए का, और कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का आ गया हमारे पास, 71,26,000 रुपये का। 95 का बेचा, 71 का पड़ा। ठीक है, और हमारे पास जीबी क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 23,48,000 रुपये का। इसके अलावा हमारे जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो हमने मेंशन करना है, ये ऑफिस का खर्चा है। ठीक है, अगर आपका कोई हेड ऑफिस है या ऑफिस बनाया हुआ है आपने, उसमें जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। जो भी एक्सपेंसेस की आपके पास डिटेल होगी आपने वो मेंशन करनी है यहाँ पे, और जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होंगे वो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आके मेंशन कर देने हैं। इसको कर लेंगे कैलकुलेट। आपके जो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस सारे वो 13,77,000 के हैं। ठीक है, इन सब का टोटल बनेगा 13,77,000 रुपये। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 9,71,500 रुपये का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के अंदर आके दोबारा देखेंगे तो 971 का हमारा क्या हो गया, यह हमारा प्रॉफिट है। इसके अलावा अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी और बिजनेस में की हुई है, उधर से कुछ जो इनकम आती है वो आपने आके इधर अदर्स में डिक्लेयर कर देनी है। इसको कर देंगे कैलकुलेट। आप दोबारा आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और देखेंगे, ये देखें हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, 17,21,000 हो गया। क्यों, ये हमारे जो 7.5 लाख रुपए हैं वो भी शामिल हो गया। सही है। उसके बाद हमने क्या करना है,
हमने आना है बैलेंस शीट के ऊपर। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना कैपिटल लिखना है कि हमारा कैपिटल कितना था। उसके बाद हमने बताना है कि हमारे ट्रेड क्रेडिटर या पेबल्स कितनी है, हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, अदर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, जैसे अक्रूड लाइबिलिटीज़ होती हैं, बिल वगैरह जितने भी जो 30 जून में पेंडिंग है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। कर लें कैलकुलेट। आपकी टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज़ कितनी बनती हैं, 50,50,000 की। इसी तरह आपने टोटल एसेट्स के अंदर सेम वैल्यू आपकी आनी चाहिए। तो कैश इन हैंड में हमारे पास कितने हैं, आपके पास अलग अलग हेड में सारी चीज़ें मेंशन हैं, पूरी प्रॉपर हैं, तो उसको अलग अलग हेड में आपने मेंशन करना है। हमारे पास स्टॉक्स कितना अवेलेबल था, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2.5 लाख का हमारे पास स्टॉक था। एंडिंग स्टॉक वो हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। कैश इन हैंड में हमारे पास 40 लाख बने हैं, उसको कर लें टोटल। अगर आपकी कंपनी के नाम पे कोई अकाउंट है, आपने इस टैब पे क्लिक करना है, IBN नंबर लिखना है, अकाउंट टाइटल लिखना है, बैंक का नाम लिखना है और ऐड कर देना है, ठीक है जी। उसकी जो भी अमाउंट होगी 30 जून के अंदर जो बैलेंस आ रहा होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कोई बिल्डिंग है आपकी अपनी बिजनेस के नाम पे है तो यहाँ आपने मेंशन करनी है। कोई इसके अलावा कोई प्लांट एंड मशीनरी है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। स्टॉक आपने यहाँ मेंशन कर लिया, 2.5 लाख रुपए का हमारे पास स्टॉक था तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। कोई एडवांस डिपॉजिट किसी को दिया हुआ है तो वो आपने यहाँ मेंशन करना है, बाकी आपने अदर एसेट में दिखा दें। बैलेंस शीट टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज मैच होना ज़रूरी है। अगर मैच नहीं होगी तो आपकी ये रिटर्न सबमिट नहीं होगी। इसको कर लें सेव। बिजनेस के टैब को करें मिनिमाइज और यहाँ सबसे पहले अदर सोर्स को देख लें, रसीड एंड डिडक्शंस के ऊपर आएँ। देखिए हमें जो बैंक प्रॉफिट मिला था ना वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। डायरेक्ट ये नाम ऐड वैड कुछ भी नहीं कर सकते इसको, ये डायरेक्ट वहीं से लिंक है। जो बैंक ने हमारा टैक्स डिडक्ट किया ये हमें प्रॉफिट मिला था, ये यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई अदर इनकम है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके वो मेंशन कर सकते हैं। इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं टैक्स चार्जेबल के ऊपर। टैक्स चार्जेबल पे सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर। तो हमारी इनकम कितनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आ रही है, 17,21,500, ठीक है। और ये हमारी क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी कि बैंक प्रॉफिट है 36,3,617 रुपये। और टोटल इनकम हमारी कितनी हुई 17,21,500, क्योंकि ये फाइनल इनकम है तो फाइनल में आ रही है, बाकी ये नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है विद होल्डिंग 7,22,000 किस पे कटा हुआ है, फाइनल इनकम का है, ये बैंक प्रॉफिट पे डिडक्ट हुआ हुआ है। तो हमारी एडमिटेड इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी, 2,06,451 की। यहीं से हम अपनी PIS जनरेट करेंगे। जनरेट करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर आना है। टैक्सेस के ऊपर आके सबसे पहले हमने एडजस्टेबल टैक्सेस को ऐड करना है। सेल फोन, इंटरनेट और एब्रॉड में जो हम पेमेंट करते हैं 236 वाई है। तो जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने उसे बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्स लेक्चर बनाया हुआ है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर अलग से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। इस जगह पे टैक्सेबल वैल्यू लिखिएगा उसकी और उसका टैक्स लिखिएगा। ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उस पर जो मेंशन होगा वो आपने मेंशन कर देना। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसका आसान सा तरीका है, आपने MIS रिपोर्ट के ऊपर आना है। MIS रिपोर्ट के ऊपर आने के बाद इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जब जैसे क्लिक करेंगे तो पेमेंट के ऊपर आ जाएगा। आपने पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास पूरी डिटेल ओपन हो। पेमेंट के ऊपर जब आप आएंगे तो टैक्स ये 26 सेलेक्ट करके उसको सर्च कर दीजिएगा तो सारी टैक्स की डिटेल आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमने जी, इधर अमाउंट मेंशन कर देते हैं।
फिर टेलीफोन के ऊपर आ जाएं। इसके ऊपर भी लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर दें। कंप्यूटेशन के ऊपर आएँ। पहले देखिए 2,04,000 आ रहा था, 23,000 रुपये सारे एडजस्टेबल टैक्स जब आप मेंशन कर देंगे तो ये आपकी लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ पे प्रीपेड पे क्लिक कीजिएगा और आपका जो है PSID जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है तो आपने क्या करना है, ऐड इनकम सोर्स के ऊपर दोबारा क्लिक कीजिएगा। इसको ऐड करने से पहले आपने क्या करना है, डेटा को सेव कर लेना। ठीक है, ऐड इनकम सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्ज करें अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो आप ये सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे, तो रेंटल इनकम के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो हम फॉर्म के अंदर से भी इसको ऐड कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने आना है अपनी वेल्थ के ऊपर, वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आना। आप ये देख रहे हैं 17,21,500 कहाँ से आया, ये नॉर्मल टैक्स का। ये पहले हम यहाँ खुद मेंशन करते थे, अब ऑटो आ रहा है। उसकी वजह क्या है, अब आए टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंप्यूटेशन के ऊपर। हमारी जो इनकम थी, जो हमारा प्रॉफिट था कितना था, 17,21,500, यही उठ के वहाँ आ रहा है। आपको मैं बिजनेस पे भी दिखा देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग पे आके 17,21,500। ठीक है, तो यही हमारा आके रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आ रहा है 17,21,000। और ये क्या है, फाइनल टैक्स पे जो आ रहा है ये हमारा बैंक प्रॉफिट है, क्योंकि फाइनल इनकम कहलाती है तो ये इस जगह पे मेंशन हो रहा है। तो हमारा कंसाइल अमाउंट कितना है, 698 से हमारा अभी बैलेंस आउट है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। अब देखें आपके अलग अलग अगर एक्सपेंसेस हैं, आपके पास डिटेल बनी हुई है तो अलग अलग मेंशन कर दीजिएगा। मेडिकल, एजुकेशन, क्लब, फंक्शन, ज़कात, अदर एक्सपेंस होल्ड, फॉरेन ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग, जो भी यानी कि आपकी यानी कि डिटेल अलग है तो अलग मेंशन कीजिएगा। नहीं है तो आपने क्या करना है, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। इस जगह पे आके आपने एक लमसम अमाउंट जो भी आपका ऑन एवरेज बनता है, जिसकी आप डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, वो मेंशन कर दीजिएगा। कितनी अमाउंट बढ़ गई, 12,78,000 की। आपने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स के ऊपर आना है। यहाँ पे आके आपने सारे अपने बैलेंसेस को ऐड करना है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो सबसे पहले इधर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी की टाइप बता देंगे। ठीक है, जो भी है, इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है। फिर यानी कि बताएंगे फ्लैट है, ओपन प्लॉट है, फार्म हाउस है, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर लिया कब था उसकी डेट मेंशन करेंगे। जिसके ऊपर स्टैरिक है उसको मेंशन करना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद इसको सेव करेंगे, तो उसके बाद अमाउंट उसके सामने लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट में कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे एडवांस कोई पेमेंट की है, कोई फ्लैट वगैरह ले लिया है इंस्टॉलमेंट पे, वो मेंशन करना है, या कोई बैंक अकाउंट मेंशन करना है, तो ये आप सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपने 30 जून के जो बैलेंसेस हैं उनको अपडेट कर दें। कैश इन हैंड में कितने पैसे हैं वो मेंशन कर दें। इसके अलावा आपने कोई मूवेबल एसेट लिए हैं, यानी कि अगर कोई गाड़ी वगैरह परचेज़ की है तो इस पर क्लिक करेंगे। मोटर व्हीकल के ऊपर आगे क्लिक कर देंगे तो ऐड कर देंगे। कोई अदर एसेट्स है उसके ऊपर क्लिक करके वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आपका जो बिज़नेस कैपिटल था वो यहाँ पे मेंशनड है। हमने एक चीज़ गलत की है कि हम आएंगे बिज़नेस रिटर्न के ऊपर दोबारा और बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं।
इधर आए, टोटल एसेट कैपिटल आ गया, ठीक है। कितना था पहले, 10 था, 10 से कितना कर दिया, ये अमाउंट होगी इस साल की, ठीक है। और जो अमाउंट बच रही है तकरीबन कैश के अंदर 2,75,000, इसको पहले आप एक्सेल पे बना लीजिएगा ताकि आसानी हो। इसको करें कैलकुलेट, दोबारा आए, 2266 है, तो ठीक है, अमाउंट जो है रिकनसाइल हो गया है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इस जगह पे बिजनेस के ऊपर आके, बैलेंस शीट के ऊपर आके, ये जो कैपिटल है ना आपका कैपिटल, ये कैपिटल आपका लिंक होता है किधर, वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। तो इस जगह पे कैपिटल गलत नहीं डालिएगा, गलत डालेंगे तो आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो कभी भी रिकनसाइल नहीं होगी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि जैसे मेरे पिछले साल अगर ये 10 लाख की यानी कि वर्थ थी या 15 लाख की वर्थ थी, अगर इस साल थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है कैपिटल में, हमने कोई कुछ इंक्रीज़ किया, प्रॉफिट यानी कि बिज़नेस के अंदर ही लगा दिया है, तो इस जगह पे अमाउंट पूरी एक्यूरेट मेंशन कीजिएगा क्योंकि ये लिंक होगा आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। यही हमने गलती की हुई थी। तो जब ये इधर लिंक हुआ है 25 लाख रुपए, और यहाँ पे आप देखेंगे रिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। जो यहाँ जो फ़र्क आ रहा था वो ज़ीरो हो गया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने करना ये है कि सेव करना है। सेव करने के बाद इसको सबमिट नहीं करेंगे, उसके बाद सबसे पहले आप आएंगे दोबारा चार्जेबल के ऊपर, चार्जेबल के ऊपर आके कंप्यूटेशन के ऊपर आइएगा। कंप्यूटेशन के ऊपर आके जब ये आप बना के पे कर देंगे ना, पे करने के बाद आपने क्या करना है, पेमेंट्स के ऊपर आना है। पेमेंट्स के ऊपर आके इसको रीलोड करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जब पेमेंट हो जाएगी रीलोड करेंगे तो क्लेम हो जाएगा। क्लेम होने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा आना डेटा के ऊपर। डेटा के ऊपर आके इस जगह उसको दोबारा रिकैलकुलेट करेंगे, यानी कि कैलकुलेट करेंगे दोबारा से, तो ये वाली अमाउंट इस जगह पे आएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद आप सेव करके सबमिट करेंगे। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।